हेलो व्यूअर्स, ऑडियो आर्टिकल प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है और मैं हूं आतिफा। तो आज हम बात करेंगे प्रस्तावना, समाजवादी और पंथ निरपेक्ष पर। आज का ये आर्टिकल द इंडियन एक्सप्रेस में छपे लेख द हिस्ट्री एंड डिबेट्स अबाउट सोशलिस्ट एंड सेक्युलर इन द प्रीम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के सारांश पर आधारित है। इस आर्टिकल में टीम दृष्टि के इनपुट्स भी शामिल है और ये आर्टिकल सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 के राज्य व्यवस्था खंड से जुड़ा है। तो आइए आर्टिकल की शुरुआत करते हैं। किसी किताब के भीतर क्या लिखा है ये जानने के लिए अक्सर उस किताब के इंडेक्स या उसकी भूमिका पर नजर डाली जाती है। भूमिका को पढ़कर मोटे तौर पर किताब के अंदर लिखी बातों का अंदाजा हो जाता है। संविधान के कायदे या सिद्धांत को एक नजर में देखने के लिए भूमिका की हम शक्ल प्रस्तावना होती है, जिसे अंग्रेजी में प्रीम्बल कहते हैं। इसे उद्देशिका के नाम से भी जाना जाता है। इस उद्देशिका में भारतीय संविधान का दर्शन देखने को मिलता है। इस दर्शन में अन्य तत्वों के अलावा संविधान के समाजवादी और पंथ निरपेक्ष होने के तत्व भी शामिल हैं। प्रस्तावना या संविधान में समाजवादी या पंथ निरपेक्ष जैसे शब्द होने चाहिए या नहीं, इस पर अक्सर चाय की टपरी से लेकर संसद तक गर्मा गर्म बहस होती रहती है। हालांकि ये बहस नई नहीं है, ये बहस उतनी ही पुरानी है जितना पुराना हमारा संविधान है। संविधान बनने के दौरान भी संविधान सभा में इस बात पर काफी बहस हुई थी। संविधान सभा के सदस्य मौलाना हसरत मोहानी ने भारतीय संविधान की प्रस्तावना या अनुच्छेद 1 में भारत के समाजवादी गणराज्यों का संघ वाक्य के इस्तेमाल की बात कही थी। लेकिन अब ये बहस एक बार फिर चर्चा के केंद्र में आ गई है कि प्रस्तावना में समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द होने चाहिए या नहीं। दरअसल इस बाबत सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी, जिस पर जल्दी ही कोर्ट में सुनवाई हो सकती है। इस याचिका में प्रस्तावना से समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्दों को हटाने की मांग की गई है। याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि संविधान में इन शब्दों को शामिल करने का संविधान निर्माताओं का इरादा नहीं था। अगर उनका ऐसा कोई इरादा होता तो वे इन्हें शुरू में ही शामिल कर देते। इसके अलावा उन्होंने केशवानंद भारती मामले का हवाला देते हुए कहा कि प्रस्तावना संविधान के मूल ढांचे का एक हिस्सा है, इसलिए सरकार इसमें बदलाव नहीं कर सकती। तो ऐसे में आज के आर्टिकल में हम प्रस्तावना से जुड़े इस विवाद के हर पहलू पर बात करेंगे। साथ ही ये भी समझने का प्रयास करेंगे कि क्या प्रस्तावना में इन दोनों शब्दों के होने से भारतीय संविधान की प्रकृति समाजवादी और पंथ निरपेक्ष हो जाती है, या इन शब्दों के न होने के बाद भी ये शुरू से ही समाजवादी और पंथ निरपेक्ष प्रकृति का है। तो आइए सबसे पहले प्रस्तावना को समझ लेते हैं। भारतीय संविधान में प्रस्तावना का विचार अमेरिकी संविधान से लिया गया है, लेकिन भारतीय संविधान की प्रस्तावना अमेरिका की तुलना में कहीं अधिक व्यापक है। गौरतलब है कि भारतीय संविधान में प्रस्तावना की नींव शुरुआत में ही रख दी गई थी। संविधान सभा की बैठक के 5वें दिन यानी 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन यानी लक्ष्य और उद्देश्य प्रस्ताव रखा, जिसे 22 जनवरी 1947 को अपनाया गया। इसके बाद संविधान सभा ने आगे जो कुछ भी किया उसका मार्गदर्शक यही प्रस्ताव रहा। आगे चलकर संविधान बनने के बाद मई 1949 में ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की उद्देशिका रखी, जो उद्देश्य प्रस्ताव पर ही आधारित थी। इसी उद्देशिका को आज प्रस्तावना के नाम से जाना जाता है। हालांकि संविधान में उद्देशिका शब्द का जिक्र किया गया है। इस तरह बिल्कुल आखिर में पारित हुई प्रस्तावना संविधान में सबसे पहले आती है। ये भारतीय संविधान की भूमिका की तरह है। इससे संविधान के आदर्शों, आकांक्षाओं और संविधान के मकसद को जानने में मदद मिलती है। इसके जरिए संविधान निर्माताओं के दिमाग में रहे विचारों तक पहुंचा जा सकता है। इस तरह संविधान अगर एक राजनैतिक संवैधानिक दस्तावेज है तो प्रस्तावना उसका दार्शनिक नजरिया है। तो कुल मिलाकर प्रस्तावना संविधान का सार होती है। ये संविधान का परिचय कराती है। यही कारण है कि मशहूर न्यायविद और संविधान विशेषज्ञ N.A. पालखीवाला ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा है। ऐसे ही प्रस्तावना की महत्ता के बारे में कई विद्वानों ने अपने विचार रखे। इनमें संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर ने कहा कि प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है। वहीं संविधान सभा के सदस्य ठाकुर भार्गव दास के मुताबिक प्रस्तावना संविधान का सबसे कीमती हिस्सा है। ये संविधान की आत्मा और कुंजी है। ये हमारे संविधान में एक गहना है।
और ये एक ऐसा उचित स्थान है जहां से कोई भी संविधान का मूल्यांकन कर सकता है। ऐसे ही ड्राफ्टिंग कमेटी के सदस्य के.एम. मुंशी ने प्रस्तावना को राजनीतिक कुंडली बताया। वहीं अब अगर इस सवाल की बात करें कि प्रस्तावना से क्या पता चलता है, तो प्रस्तावना में लिखे गए शब्दों से हमें कई बातों का पता चलता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना रूसो के आदर्श से प्रभावित नजर आती है। दरअसल प्रस्तावना की शुरुआत हम भारत के लोग वाक्य से होती है, जो शासक और शासित के बीच किसी भी तरह के अंतर को मिटा देता है। हम भारत के लोग जनता की सर्वोच्चता को व्यक्त करता है। इस तरह इससे पता चलता है कि संविधान की शक्ति या अधिकार का अगर कोई स्रोत है तो वह भारत की जनता है। यहाँ जनता शब्द का आशय 18 वर्ष या उससे ज्यादा के प्रत्येक वयस्क भारतीय नागरिक से है। प्रस्तावना में संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य शब्दों से भारत की शासन प्रणाली की जानकारी मिलती है। गौरतलब है कि यहाँ समाजवादी शब्द का मतलब लोकतांत्रिक समाजवाद है, न कि साम्यवादी समाजवाद। दरअसल लोकतांत्रिक समाजवाद मिश्रित अर्थव्यवस्था में आस्था रखता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक और निजी क्षेत्र साथ साथ मौजूद रहते हैं। इसके बाद आगे प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्तर पर न्याय की बात की गई है। वहीं भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं वो दरअसल प्रस्तावना में उल्लेखित स्वतंत्रता और समता का ही विस्तार हैं। प्रस्तावना के माध्यम से संविधान के उद्देश्य को समझा जा सकता है। संविधान का मकसद व्यक्ति की गरिमा के साथ सभी भारतीय नागरिकों में आपसी जुड़ाव की भावना पैदा करते हुए राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता सुनिश्चित करना है। इसमें उल्लेखित तारीख से पता चलता है कि भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। तो अब सवाल आता है कि क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है? क्या प्रस्तावना में बदलाव किया जा सकता है? और क्या संविधान की व्याख्या के लिए प्रस्तावना का उपयोग किया जा सकता है? तो आइए अब इन्हीं सब का जवाब तलाशने की कोशिश करते हैं। दरअसल अतीत में ये बहस का विषय रहा है कि प्रस्तावना को संविधान का एक हिस्सा माना जाना चाहिए या नहीं। क्या प्रस्तावना हमारे संविधान की पुस्तक में केवल एक प्रस्तावना या परिचय पृष्ठ है या इसके कुछ मायने भी हैं? ऐसे सवाल पहली बार साल 1960 में सामने आए। इस साल बेरुबारी बनाम भारत संघ मामला आया। इस ऐतिहासिक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है और इस सरकार को किसी भी प्रकार की शक्ति नहीं देती। कोर्ट ने कहा कि संविधान के किसी भी अनुच्छेद में कोई शब्द अस्पष्ट है या उसके एक से अधिक अर्थ निकलते हैं तो प्रस्तावना को एक मार्गदर्शक सिद्धांत के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। चूंकि इसे संविधान का हिस्सा नहीं माना गया, इसीलिए इसमें बदलाव नहीं किया जा सकता है। लेकिन आगे चलकर साल 1973 में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में सुप्रीम कोर्ट ने अपने पहले के फैसले को दुरुस्त करते हुए कहा कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है। इसका मतलब है कि प्रस्तावना में अनुच्छेद 368 के तहत बदलाव किया जा सकता है। हालांकि ऐसे बदलाव से संविधान के मूलभूत ढांचे में कोई बदलाव नहीं होना चाहिए। इसी फैसले में कोर्ट ने संविधान को सर्वोपरि ठहराते हुए न्यायिक समीक्षा, पंथनिरपेक्षता, मूल अधिकार, स्वतंत्र चुनाव व्यवस्था और लोकतंत्र आदि जैसे तत्वों को संविधान का मूल ढांचा बताया। आगे आपातकाल के दौरान साल 1976 में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के जरिए प्रस्तावना में 3 शब्द समाजवाद, पंथनिरपेक्ष और अखंडता जोड़े गए। आपातकाल के बाद बनी जनता पार्टी की सरकार ने 42वें संविधान संशोधन के ज्यादातर प्रावधानों को रद्द कर दिया, लेकिन संशोधन प्रस्तावना को बनाए रखा। इनमें से 2 शब्द समाजवादी और पंथनिरपेक्ष पर शुरू से ही विवाद रहा है। दरअसल कुछ लोगों का मानना है कि समाजवादी और पंथनिरपेक्ष राजनीतिक विचार हैं, इन्हें नागरिकों पर थोपा गया है, इसीलिए इन्हें प्रस्तावना से हटा देना चाहिए। तो ऐसे में ये सवाल निकलकर सामने आता है कि क्या प्रस्तावना में इन दोनों शब्दों के आने के बाद ही भारतीय संविधान की प्रकृति समाजवादी और पंथनिरपेक्ष हो गई, या इन शब्दों के न होने के बावजूद भी संविधान शुरू से ही समाजवादी और पंथनिरपेक्ष प्रकृति का है। असल में भारत एक लोकतांत्रिक देश है और यही कारण है कि भारत के संविधान में मौलिक अधिकारों को जगह दी गई है। इनमें समानता के अधिकार के तहत कहा गया है कि किसी के साथ केवल जाति, लिंग, धर्म, जन्मस्थान, मूलवंश या इनमें से किसी के आधार पर किसी नागरिक के बीच कोई भेद नहीं किया जाएगा। इसके साथ ही अवसरों की समानता उपलब्ध कराने के लिए भी इसी तरह की बात कही गई है। इन्हीं मौलिक अधिकारों में अनुच्छेद 25 से लेकर अनुच्छेद 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी दी गई है।
अनुच्छेद 25 के मुताबिक सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की स्वतंत्रता का और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने का समान हक है। इन सब में से महत्वपूर्ण बात ये है कि अनुच्छेद 27 में कहा गया है कि किसी व्यक्ति को किसी विशिष्ट धर्म या धार्मिक संप्रदाय की अभिवृद्धि या उसके रखरखाव में खर्च करने के लिए कोई टैक्स देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। इसमें कहा गया है कि राज्य टैक्स के रूप में एकत्रित धन को किसी विशिष्ट धर्म या धार्मिक संप्रदाय के उत्थान एवं रखरखाव के लिए खर्च नहीं कर सकता है। ये व्यवस्था राज्य को किसी धर्म का दूसरे धर्म के मुकाबले पक्ष लेने से रोकती है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने भी पंथ निरपेक्षता को भारतीय संविधान के बुनियादी ढांचे में शामिल किया है। ऐसे ही संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है। इनमें राज्य के समाजवादी स्वरूप को साफ तौर पर देखा जा सकता है। दरअसल इनका मकसद कल्याणकारी राज्य के जरिए सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना है। यही वजह है कि सरकारें समय समय पर नागरिकों के लिए अनेक तरह की योजनाएं लागू करती रहती हैं, जैसे नागरिकों को मुफ्त आवास उपलब्ध कराना, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत सस्ता या मुफ्त में राशन उपलब्ध कराना, उज्ज्वला योजना के तहत मुफ्त गैस उपलब्ध कराना, नागरिकों को आजीविका के लिए पर्याप्त साधन उपलब्ध करने के लिए प्रयास करना, मुद्रा योजना आदि। तो इस तरह नीति निर्देशक तत्वों में समाजवादी विचार साफ साफ दिखता है। अब ऐसे में अगर कोई ये कहे कि 42वें संविधान संशोधन के जरिए प्रस्तावना में समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्दों को जोड़कर एक राजनीतिक विचार को थोपा गया है, तो ये संविधान के दर्शन के बारे में उनकी संकीर्ण समझ को दर्शाता है, क्योंकि भारतीय संविधान में समाजवादी और पंथ निरपेक्षता का विचार शुरू से ही मौजूद है। ये अलग बात है कि इन शब्दों को मूल प्रस्तावना में नहीं जोड़ा गया था, लेकिन बावजूद इसके ये संविधान के पन्नों में अपने होने का एहसास कराते थे। प्रस्तावना में इन शब्दों को महज एक औपचारिकता कह सकते हैं। अगर पूर्व उपराष्ट्रपति श्री वेंकैया नायडू के शब्दों में कहा जाए तो भारत सिर्फ इसलिए पंथ निरपेक्ष नहीं है कि ये हमारे संविधान में है, बल्कि भारत पंथ निरपेक्ष इसलिए है क्योंकि ये हमारे डीएनए में है। इसीलिए प्रस्तावना में इन शब्दों का होना या ना होना उतने मायने नहीं रखता। संविधान के दर्शन में समाजवादी और पंथ निरपेक्ष विचार साफ तौर पर होने के बावजूद भी प्रस्तावना में जुड़े इन शब्दों पर विवाद है। तो ऐसे में आगे की राह क्या हो सकती है? असल में प्रस्तावना में जुड़े शब्दों को हटाने की मांग करने वाले लोग आमतौर पर राजनीति से प्रेरित होते हैं। वे राजनीतिक स्तर पर खुद को चमकाने के लिए अक्सर ऐसे बेबुनियाद मुद्दों को हवा देते हैं। ऐसे में लोगों को चाहिए कि वे इस तरह के मुद्दों को हवा देने से पहले भारतीय संविधान की मूल भावना को समझें। साथ ही उन्हें चाहिए कि राजनीति से प्रेरित मुद्दों को उठाने की बजाय आम जनमानस से जुड़े मुद्दों को राष्ट्रीय पटल पर लाने का काम करें। इसके साथ ही इन्हें समाजवाद को कम्युनिस्टों द्वारा परिभाषित संकीर्ण अर्थ में लेने की बजाय व्यापक अर्थ में लेना चाहिए। इन्हें भारतीय समाजवाद को नागरिकों के लिए एक कल्याणकारी उपाय के रूप में देखना चाहिए। चलिए अब वक्त हो चला है आज के अभ्यास प्रश्न का। तो प्रश्न है, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से संविधान के परिचय पत्र में संशोधन किया गया, जो संविधान के मूलभूत सिद्धांत के विरुद्ध है, क्योंकि इसके माध्यम से नागरिकों पर विशेष विचारधारा को आरोपित किया गया है। समीक्षा कीजिए।